झारखंड की नदियों की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सारणियां हैं जो राज्य की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का ब्यौरा देती हैं। आज हम इन उत्तरवर्ती नदियों की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उत्तरवर्ती मतलब वो नदियाँ जो छोटा नागपर के पठार से निकलकर उत्तर की तरफ गंगा के मैदानों की ओर जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा सिस्टम, ये जो नदियों का जाल है, ये मिलकर झारखंड और बिहार के भूगोल को कैसे एक शक्ल देता है। तो चलिए इसी भाव के साथ चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी नदी जिसका जिक्र है वो है सोन नदी। पर कमाल की बात तो ये है कि ये तो झारखंड में इसका उद्गम यहाँ है ही नहीं। सही कहा, ये तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो फिर ये झारखंड के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सोन की अहमियत उसकी उद्गम में नहीं, उसके रास्ते में है। अच्छा। ये झारखंड के लिए एक तरह से एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। सीमा। हाँ, ये पलामू और गढ़वा के उत्तर पश्चिमी कोने को बस छूती भी निकल जाती है, एक बाउंड्री लाइन की तरह। और इसकी लंबाई भी काफी है, 784 किलोमीटर। जी, और ये अंत में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो एक तरह से ये झारखंड को देश के मेन रिवर सिस्टम से जोड़ने वाला एक सुपर हाईवे है। सुपर हाईवे, ये सही कहा। और इसका अववाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। ये बहुत बड़ा है। इसको ऐसे समझिए कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर का है। अच्छा। तो सोन नदी का कैचमेंट एरिया लगभग त्रिपुरा जितना बड़ा है। वाह, इतने बड़े इलाके का पानी ये एक नदी समेट कर ले जाती है। बिल्कुल। और इसके पुराने नाम भी दिए गए हैं, सोनभद्र और हिरण्यवाह। हिरण्यवाह का मतलब क्या हुआ? हिरण्यवाह मतलब सोना ले जाने वाली। सोना? क्या सच में इसमें सोना मिलता था? देखिए, व्यावसायिक तौर पर सोना मिले ये तो मुश्किल है, लेकिन ये नाम यूं ही नहीं पड़ा होगा। छोटा नागपुर का पठार तो खनिजों का भंडार है। हो सकता है कि नदी की रेत में सोने के कण या फिर पायराइट जैसे चमकीले खनिज मिलते हों, जिससे पानी या रेत सुनहरी दिखती हो। हाँ बिल्कुल। तो ये नाम उस क्षेत्र की, आप कह सकते हैं, भूवैज्ञानिक समृद्धि का एक काव्यात्मक सबूत है। सही बात है। तो सोन नदी तो हो गई एक बाहरी धमनी। हाँ। लेकिन उन नदियों का क्या जो पठार के अंदर से निकलकर गंगा की ओर जाती हैं? हाँ, जैसे कि पुनपुन नदी। पुनपुन ये पूरी तरह से एक स्थानीय नदी है, पलामू के पठानी इलाके से निकलती है और लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करती है। जी, और बिहार में फुतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, दारदा और मोरहर। तो पुनपुन इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे झारखंड का पानी बिहार के मैदानों के लिए एक जीवन रेखा बनता है। बिल्कुल। औरंगाबाद, गया, पटना, इन सभी इलाकों के लिए। इसके भी उपनाम हैं, कीकट और बमागधी। ये नाम इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाते हैं। हाँ। लेकिन अगली नदी सकरी, इसकी कहानी तो कुछ और ही है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि यह मार्ग बदलने हेतु कुख्यात, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बदनाम है एक तरह से। हाँ, जैसे हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत रास्ता बदलती है। सकरी उस पैमाने पर विनाशकारी तो नहीं है, लेकिन उसकी एक चंचल प्रकृति। इसका मतलब है कि वहां के लोगों को हमेशा एक अनिश्चितता में जीना पड़ता होगा कि आज खेत है तो कल शायद नदी की धारा हो। बिल्कुल। लेकिन इसका एक फायदा भी है। वो क्या? हर बार जब नदी रास्ता बदलती है तो वो अपने पीछे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी छोड़ जाती है। अच्छा, तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी। हाँ, एक दोधारी तलवार। और सकरी की एक और खासियत है, ये सीधे गंगा में नहीं मिलती। तो फिर कहाँ जाती है? ये गंगा के ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ताल क्षेत्र, ये क्या होता है? ताल मतलब गंगा के किनारे के वो निचले इलाके जो मानसून में एक विशाल झील बन जाते हैं। अच्छा। तो सकरी नदी अपना पानी सीधे गंगा की मुख्य धारा में नहीं, बल्कि इस पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम को देती है। वाह, ये हजारों जलीय जीवों और पक्षियों के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती होगी। बिल्कुल सही। और इसका एक ऐतिहासिक नाम भी है। रामायण में इसे सुमागधी कहा गया है। सुमागधी? सोचिए, इस नदी की कहानी कितनी पुरानी है। हजारों साल। तो ये नदियां तो सीधे गंगा सिस्टम में मिल रही हैं, पर एक नदी का जिक्र बार बार एक पूरी प्रणाली की तरह हुआ है। आप उत्तरी कोयल की बात कर रहे हैं? हाँ, उत्तरी कोयल। इसे सोन की सहायक नदी तो बताया है, पर ऐसा लगता है इसकी अपनी अलग ही दुनिया है। आपका कहना एकदम सही है। उत्तरी कोयल को सिर्फ एक सहायक नदी कहना उसकी अहमियत को कम करना होगा। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक पूरी नदी प्रणाली है, एक पूरा सिस्टम।
ये रांची पठार के एकदम बीच से पिस्का के पास से निकलती है। 260 किलोमीटर का सफर। हाँ, और ये गढ़वा, पलामू, लातेहार इन जिलों की तो जीवन रेखा है। अगर सोन सुपर हाईवे है तो उत्तरी कोयल उस पूरे इलाके का मेन रोड नेटवर्क है। और हर नेटवर्क की अपनी शाखाएं होती हैं। यहाँ बताया गया है कि इसकी 3 मुख्य सहायक नदियां हैं। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा, अमानत और बूढ़ा। हाँ, और ये तीनों मिलकर उत्तरी कोयल को ताकत देती है। औरंगा निकलती है लोहरदगा के किस्को से, अमानत निकलती है छतरा से। अच्छा। और इनकी भी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे अमानत की जिंजॉय, जमुनिया, खैरा। इन नामों में ही आपको वहां के स्थानीय संस्कृति की एक झलक मिलती है। सही बात है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये समाज का आईना है। बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी सहायक नदी, बूढ़ा नदी। हाँ, ये नाम सुनकर तो मेरे दिमाग में कोई बहुत शांत, धीमी सी नदी की तस्वीर बनती है। आहा, हाँ, नाम तो ऐसा ही है। पर हमारे स्रोत कहते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा झरना बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर है, 143 मीटर ऊंचा। है ना कमाल का विरोधाभास। ये तो एकदम उल्टा है। यही तो प्रकृति का जादू है। देखिए, हो सकता है बूढ़ा नाम किसी स्थानीय कहानी से आया हो, लेकिन इसका भूगोल एकदम युवा और ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसा कैसे? छोटा नागपुर का पठार बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है। जब नदी इन कठोर चट्टानों के ऊपर से बहती हुई अचानक एक नरम चट्टान वाले ढलान पर आती है तो वो नरम चट्टान को तेजी से काट देती है। बिल्कुल। और इसी से इतने ऊंचे सीधे झरने बनते हैं। तो बूढ़ा नदी भले ही छोटी हो, लेकिन वो पठार की इस बनावट की वजह से एक विशाल जलप्रपात को जन्म देती है। मतलब आकार ही सब कुछ नहीं होता। सही बात है। अब तक हमने जिन नदियों की बात की, उनका महत्व पानी, बहाव या झरनों से था। पर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनकी पहचान पानी से ज्यादा आस्था से जुड़ी हैं, जैसे कि फल्गु नदी। निश्चित रूप से फल्गु नदी का उद्गम तो छोटा नागपुर पठार ही है, लेकिन इसकी सारी प्रसिद्धि बिहार के गया में है। गया पितृपक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए ये एक पवित्र नदी है। पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं। और इसकी मुख्य धारा को निरंजना भी कहते हैं, जिसके किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही कहा आपने। स्त्रोतों में इसका एक बहुत ही रहस्यमय उपनाम दिया है, अंतः सलिला। अंतः सलिला, इसका क्या मतलब है? अंदर ही अंदर बहने वाली। ये फल्गु की सबसे अनोखी भौगोलिक पहचान है। आप सोचिए, आप गया में नदी के किनारे खड़े हैं और आपको सिर्फ रेत दिखाई दे रही है, पानी नहीं। पानी का कोई निशान नहीं। लेकिन अगर आप उस रेत में बस कुछ फीट का गड्ढा खोदें तो आपको साफ पानी मिल जाएगा। अरे वाह! नदी सतह के नीचे रेत की परतों के बीच से चुपचाप बह रही है। ये तो जादू जैसा है ना? और अंतः सलीला नाम इसी चमत्कार को दिखाता है। अद्भुत। और इसी तरह की एक और नदी है चानन, जिसका उपनाम है पंचानन। मुझे लगता है इसके नाम में इसका राज छिपा है। बिल्कुल छिपा है। पंचानन यानी 5 मुखों वाली या 5 धाराओं वाली। अच्छा, तो ये 5 छोटी नदियों से मिलकर बनती है। जी, पठारी इलाकों में ये बहुत आम है, जहां बारिश का पानी कई छोटी छोटी नालियों से बहकर एक जगह इकट्ठा होता है और एक बड़ी धारा को जन्म देता है। तो इसका नाम ही इसकी बनावट का परिचय दे रहा है। बिल्कुल। और ये आगे जाकर सकरी नदी में मिल जाती है। तो अगर हम इन सभी नदियों को एक साथ देखें, सोन को छोड़कर, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, ये सभी छोटा नागपुर पठार या रांची पठार से ही निकल रही हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सार है कि ये पठार ही स्रोत है। हाँ, हम अक्सर झारखंड को उसके खनिजों के लिए, कोयले और लोहे के लिए जानते हैं। सही बात है। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि झारखंड एक विशाल वाटर टावर भी है। वाटर टावर, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये पठार अपने ऊपर गिरने वाले सारे मॉनसून के पानी को जमा करता है और फिर इन नदियों के जरिए उसे उत्तर की ओर गंगा के मैदानों में भेजता है, जहां करोड़ों लोगों की खेती और उनका जीवन उस पानी पर निर्भर है। बिल्कुल। जब हम पलामू, चतरा या हजारीबाग की बात करते हैं तो हम असल में इन्हीं नदी घाटियों की बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने समझा कि कैसे सोन नदी एक बाहरी धमनी है, कैसे उत्तरी कोयल और उसका परिवार औरंगा, अमानत, बूढ़ा
राज्य के एक बड़े हिस्से का आंतरिक तंत्र बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे सखरी जैसी नदी अपनी चंचलता के लिए जानी जाती है, तो फल्गु अपनी अदृश्य धारा और गहरी आस्था के लिए। और कैसे चानन और बूढ़ा जैसी छोटी नदियां भी अपनी एक अनोखी पहचान रखती हैं। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये इतिहास की, संस्कृति की और जीवन की धाराएं हैं। बिल्कुल, इन सारणियों को पढ़ना किसी नक्शे को देखने जैसा नहीं था, ये तो उस क्षेत्र की आत्मा को समझने जैसा था। सही कहा। और अब सोचने के लिए एक विचार। आज हमने झारखंड की उत्तरवर्ती यानी उत्तर की ओर बहने वाली नदियों की कहानी सुनी। लेकिन पठार की दूसरी तरफ क्या होता है? उन नदियों का क्या जो पूरब या दक्षिण की ओर बहती हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल। वो क्या कहानियां बताती होंगी। हाँ, वे झारखंड के भूगोल और जीवन के बारे में इन नदियों से कितनी अलग कहानियां बताती होंगी।